औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज काफ़ी देर बाद व्यूअर्स मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली कुछ फैमिली इश्यूज थे ऐसे जिसकी वजह से मैं आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम अवेलेबल फॉर दैट। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आज हमारा लेक्चर नंबर है 29, जो कि सोलली है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हवाले से। We shall now spread the number for a proposed investment or project, and based on those numbers make an initial assessment about whether or not the project should be undertaken. अब बेसिकली मैं आपको अगर सिंपल सिनेरियोज में बताना चाहूँ तो इन्वेस्टमेंट होती क्या है। इन्वेस्टमेंट हम लोग किस लिए करते हैं? इन्वेस्टमेंट हम करते हैं जस्ट फॉर द सेक to get profit from any type of investment, like in the form of money, in the form of property, in the form of any other thing that like we can invest to get profit in future. बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि हम वहाँ पे पैसे लगाएं जहाँ पे हम फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो मकसद हमारा जो है इन दोनों सिनेरियोज में प्रॉफिट जनरेट करना है। इस सारे सिनेरियोज में ऊपर वाले पैराग्राफ में उन्होंने वही बताया, आप पढ़ लीजिएगा। प्रोजेक्ट कैश फ्लोज। अब प्रोजेक्ट कैश फ्लोज क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है कंपनी कोई प्रोजेक्ट या टास्क रन कर रही होती है, उसके लिए आया कितना कैश उनको चाहिए, आया इतना कैश इनफ है, कौन सा कैश रेलिवेंट है प्रोजेक्ट के, जैसे कि ऐसा कैश रेलिवेंट कह सकते हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट को डायरेक्टली हिट करता है। ऐसी कॉस्ट जिसकी वजह से सपोज आपने एक प्रोजेक्ट फुलफिल करना है कि आपने अपनी कंपनी में 100 मशीनरीज इंस्टॉल करनी है। अगर सपोज वो मशीनरीज जो बाय हो रही हैं वो डायरेक्टली रेलिवेंट है और उस पर जो कैश आपका फ्लो कर रहा है, जो कैश आपका लग रहा है, वो आपका डायरेक्टली रेलिवेंट कैश फ्लो होगा। अब इसकी एक फॉर्म है इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। Since the relevant cash flows are defined in terms of changes in or increment to the firm's existing cash flow, they are called the increment. इंक्रीमेंट होते किसी चीज में आपका, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं तुम्हारा इंक्रीमेंट लग गया। इंक्रीमेंट मीन टू से प्रमोट होना। अगर आपके कैश की बेसिक जो एक स्लॉट है उसको वो एक्सीड करती है, उसके ऊपर जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। ये इन्होंने यही बताया हुआ, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, नीचे वही बता रहे हैं। The stand-alone principle, the assumption that evaluation of a project may be based on the project's increment cash flows. Analysis of the project as a mini firm with its own future revenue and costs, its own assets and its own cash flows. बेसिकली स्टैंड अलोन प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है द assumption कि हम एक सपोजिशन कर लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बेस कर रहा है इंक्रीमेंट है, मतलब कि इस पे कैश मजीद लगना ही लगना है, और हम एनालिसिस कर रहे हैं कि कितना मजीद कैश हमें चाहिए। फ्यूचर रेवेन्यू एंड कॉस्ट, इट्स ओन एसेट एंड इट्स ओन कैश फ्लो, मतलब कि मजीद कैश हमें कितना चाहिए इसकी एसेट्स और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। आगे चलते हैं कि इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज की कितनी टाइप्स आती हैं। आप कह सकते हैं इसको इजी बनाने के लिए इसमें कुछ इसके फिगर आउट की गई हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं, टाइप्स नहीं कह सकते, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज क्या है? संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। संक कॉस्ट ऐसी होती है जो कि आप प्रोजेक्ट या किसी इन्वेस्टमेंट पे इंकर करते हैं कॉस्ट, या आप पैसा लगाते हैं, लेकिन वो कॉस्ट आपको कभी भी वापस नहीं होती, आपको वो वापस नहीं मिलेगी। आप कंसल्टेंसी फीस लेते हैं। आप जब सपोज कर लेते हैं एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, तो कोई आपको कंसल्टेंट कहता है कि हमारी जो सर्विसेज चार्जेस है वो 10,000 रुपये है। अब विदर आपका वीज़ा लगता है नहीं लगता, इट्स नन ऑफ हिज बिजनेस। वो क्या करता है, वो अपनी सर्विसेज पहले काटता है, फिर वो आपकी पेमेंट वापस करेगा।
आपने जो अगर सपोज कोई कैश, ये ऐसी सर्विसेज या ऐसी कॉस्ट जो आपके प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने ना होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, या आपके एक टास्क के कंप्लीट होने ना होने से कोई ताल्लुक नहीं होता, और वो वापस भी नहीं हो सकती, वो रिवर्सेबल नहीं है, वो रिकूप नहीं होगी, तो आप उसको संक कॉस्ट कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ये पहले भी एग्जांपल आई हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि आप आया दो ऑल्टरनेटिव, यहाँ एक कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक लिमिटेड सोर्सेस में से आप किसको प्रेफर करते हैं। आप आया अगर आपके पास तीन एक तरफ एप्पल्स पड़े हुए हैं, एक तरफ बनानास पड़े हुए हैं, अगर आपको एप्पल पसंद होंगे तो आई एम श्योर कि आप प्रेफ़र करेंगे उसी को। लेकिन अगर सपोज़ उसकी जगह एक जगह पे ऑरेंजेस पड़े होंगे और बनाना पड़े होंगे और आप उसमें प्रेफ़र करेंगे कि मुझे ऑरेंजेस ज़्यादा पसंद है, तो फिर आप उसको अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट मतलब कि अल्टरनेटिव जो आप तरीका ढूँढते हैं जिसकी बेस पे आप एक सेकंड ऑप्शन को गिव अप करते हैं। एक सेकंड ऑप्शन मतलब कि एक चीज़ को चूज़ करके उसके अगेंस्ट जिस चीज़ को सैक्रिफाइस करते हैं उसको अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है? अब जो सैक्रिफाइस हुई होती है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे, उस इफेक्ट की जो आपने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, या जो आपने चूज किया। साइड इफेक्ट्स क्या हैं इसके? इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर अ प्रोजेक्ट टू हैव साइड और स्पिल ओवर इफेक्ट बोथ गुड एंड बैड। ठीक है, अब साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं कि बाज़ बात ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि भाई इस पे जो प्रोजेक्ट है इस पे कॉस्टिंग क्या लग रही है। आपने जो एक एस्टिमेट लगाया था वो बिल्कुल सफल हो जाता है, वो बिल्कुल ही उससे ऊपर चला जाता है। और अक्सर ऐसा होता है द सेल्स ऑफ अ न्यू कार बाय अ सर्टेन कंपनी माइट कम एट एक्सपेंस ऑफ द अदर कार्स ऑफ द सेम कंपनी। कहते हैं कि ये भी पॉसिबल है, इसमें एग्जांपल आती है कि ये कभी कभी अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है कि एक कार को अगर आप सपोज सेल कर रहे हैं कंपनी के और वो कवर अप कर देती है दूसरी कार के एक्सपेंस में। ये कहने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये चीज़ सेल कर देते हैं, उसकी जगह नहीं ले लेते हैं, तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं। आपने देखा है आजकल की जो महँगाई है, हम अगर एक घर सेल कर देते हैं या अपना एक गोल्ड की कोई रिंग सेल कर देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हम सेम लाइक उतने ही सेम मेजरमेंट में वही गोल्ड बना लें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ मनी ऐड करनी पड़ेगी। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इरोजन, पायरेसी और कैनिबलिज्म। आपने इसको याद रखना है। सो कैश फ्लो फ्रॉम द न्यू प्रोजेक्ट लाइन शुड बी एडजस्टेड डाउनवर्ड टू रिफ्लेक्ट लॉस प्रॉफिट ऑन दैट ऑन अदर लाइन। बेसिकली इसका यही मकसद है कि आपको प्रोजेक्ट में डील आउट किया जाता है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉस से बचें और प्रॉफिट को मिनिमम प्रॉफिट तो एटलीस्ट आप इससे अर्न करें। अब नेटवर्किंग कैपिटल क्या होता है? हमें ऑलरेडी पता है कि नेटवर्किंग कैपिटल जो होता है वो होता है करंट लायबिलिटीज माइनस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज को कहते हैं। तो इन्होंने बेसिकली उसी को एक्सप्लेन किया, आप पढ़ लीजिएगा। फाइनेंसिंग कॉस्ट है, फाइनेंसिंग कॉस्ट को मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर किसी ने पिछले लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उनको पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगी। We don't include interest paid or any other financing cost like dividend or principal paid while analyzing our proposed investment, as we are interested in the cash flow generated by the assets of the project. फाइनेंसिंग कॉस्ट क्या होती है? फाइनेंस किया जाता है कि अगर किसी प्रोजेक्ट में हम फाइनेंस करते हैं, उसमें क्या कहते हैं, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है और प्रिंसिपल अमाउंट या डिविडेंड पे किया जाता है, क्या कहते हैं इसको, प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट के लिए। आपने जो प्रोजेक्ट को डील आउट करने के लिए जो एसेट को डील आउट करना है, जो करना है, उसके हवाले से वो कह रहे हैं जो आपका कैश लगता है, जो आपका अमाउंट आप लगाते हैं, उसको फाइनेंसिंग कॉस्ट कहते हैं। ऐसी मनी जो आप प्रोजेक्ट को डील या उसको मजीद डेट या इक्विटी के थ्रू कर रहे हैं। कभी आप किसी सपोज कर लेते हैं जैसे कि आप बैंक से ले रहे हैं लोन, तो फाइनेंस कर रहे हैं, कोई फाइनेंस ले रहे हैं, तो इसके थ्रू आप जो भी करेंगे वो होगा, फाइनेंसिंग कॉस्ट होगी उसकी। अदर इश्यूज क्या है? वी आर ओनली कंसर्न्ड इन मेजरिंग कैश फ्लोज एंड व्हेन इट will occur rather than when it is in accounting sense.
कुछ ऐसे इश्यूज़ भी आते हैं कि मेजरमेंट में होते हैं, ये इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब जो परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है वो आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें सेल्स होती है, सेलिंग पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट। ये बेसिकली ना जब आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसमें आपको ये चीज़ें सारी फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वेरी करती है, मतलब चेंज होती रहती है। एक कॉस्ट चेंज होगी, दो चेंज होगी। ये डिपेंड करता है कि अगर आप मशीनरीज को ज़्यादा चलाएंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा लें, अगर ज़्यादा मशीनरी चलेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जो है फैक्ट्री का रेंट जो है आपकी कॉस्ट, आपकी प्रोडक्ट जितनी मर्जी बन जाए उसका ताल्लुक उसके साथ नहीं होता, वो एक फिक्स है। इसलिए फिक्स कॉस्ट अलग है और वेरिएबल कॉस्ट अलग है। प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट ये होती सेम, लाइक इनकम स्टेटमेंट भी सेम होती है और बैलेंस शीट भी सेम होती है। बस इसमें ये होता है आप एक एस्टिमेट लगा रहे होते हैं किसी दूसरे बिजनेस को ही जो सेम कैटेगरी सेम नेचर का हो, उससे देखते हैं क्या आया, उसने एक साल में कितना अर्न किया। आप उसको एस्टिमेट लगाते हुए 3 मैक्सिमम 5 इयर्स की भी होती है, यहाँ पे उन्होंने 4 साल की बताई हुई है, 4 साल की शो की है ज़ीरो को ऐड करके, तो वो आप एक एस्टिमेट लगा रहे होते हैं, ठीक है। एस्टिमेट क्या लगा रहे होते हैं उसमें नेट वर्किंग कैपिटल, सेल डाली हुई है, वेरिएबल कॉस्ट डाली हुई है। इसी तरह से जैसे आप लोग इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं वैसे ही बनाई हुई है। इसमें से फिक्स कॉस्ट को निकाल ऐड किया हुआ है उन्होंने, डेप्रिसिएशन को भी किया हुआ है उन्होंने इसी तरह से। बेसिकली इन्होंने फिक्स कॉस्ट को माइनस किया हुआ, सॉरी मैंने ऐड कर दिया। अब प्रोजेक्टेड कैश फ्लो में ये दो फॉर्मूलाज आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो क्या होता है कि जस्ट प्रोजेक्ट के बेस पे आप जो बना रहे होते हैं कैश फ्लो का, जस्ट कैश फ्लो ही होता है लेकिन उसको प्रोजेक्ट का नाम दे दिया गया। इसी तरह से प्रोजेक्टेड कैश फ्लो में जो चेंजिंग आती है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इसका पार्ट 1 है। चेंजेस इन नेटवर्किंग कैपिटल होती है और कैपिटल स्पेंडिंग होती है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्सेस। ये आपने मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। और ये जो है आपने ये याद रखनी है चीज़ें कि ये जो वो कहते हैं ना कि हाईलाइट जो एब्रीवेट होता है ओसीएफ, तो वो माइट बी पॉसिबल आपको एमसीक्यूज में पूछ रहे हैं कि ओसीएफ इज स्टैंड फॉर, आप फिर बताइएगा नीचे उन्होंने दी होगी ऑपरेटिंग कैश फ्लो, या वो माइट बी पॉसिबल ओसीएफ नीचे लिख दें ऑप्शंस में और आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो को की शॉर्ट फॉर्म क्या है, ठीक है। अब आगे जो है कि इन्होंने उसी को मजीद एक्सप्लेन किया हुआ है। एग्जाम्पल के थ्रू नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली हुई है। नेट प्रेजेंट वैल्यू देखिए आपने इन्होंने किस तरह से ये शो ऑफ किया है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्होंने चेंजेस इन नेटवर्किंग कैपिटल है, कैपिटल स्पेंडिंग है वो उसमें से ऐड की हुई है। जब इसमें से ऐड किया और 31,000 हो गया और एज इट इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो को उन्होंने शो किया। आपने इसको जस्ट ऐसे ही शो करना है बेसिकली इसको ऐड करके, और आपने इनको जब सबको ऐड कर देना है कैपिटल बजटिंग वैल्यूएशन तब निकल आएगी। अब पे बैक पीरियड क्या होगा 2.3 ईयर्स का बेसिकली। अब आप इसको मज़ीद देख लीजिएगा, अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगी। आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए एलएमएस के हवाले से, हैंडलिंग के हवाले से, आई विल अश्योरली हेल्प यू। और अगर इसमें किसी किस्म की आपको मिस्टेक और इम्प्रूवमेंट का आपको सजेस्ट करना है तो काइंडली कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।